ओके, तो इसीलिए ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryotes। ये इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन होते हैं, फंक्शन कुछ नहीं दिया है। ओके, नाउ सो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसका एक स्नैप ले लिया जाए आप लोगों के लिए। बिकॉज हम लोग को पता होना चाहिए ना क्या क्या है, तो उसके बाद हम लोग अपना ट्रैक पे चलेंगे। नाउ सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो इन केस ऑफ आपका प्रोकैरियोटिक सेल, वी विल गो थ्रू ए कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड द व्हाट, ग्राम टेस्ट। ओके, तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, particularly the bacterial cells, have chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of tightly bound three layered structure, है कि नहीं? Three layered structure होगा, outermost glycocalyx followed by the cell wall and then the plasma membrane। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले होगा ग्लाइकोकैलिक्स, फिर होगा सेल वॉल एंड फिर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ वो तीनों को इकट्ठा करके सेल एनवेलप बोल रहा है। अंडरस्टूड? Although each layer of the envelope performs distinct function, they act together as a single protective unit. Okay, so bacteria can be classified into two groups on the basis of this envelope. Okay, and that is called Gram procedure या Gram staining procedure, जो हम लोग in details पढ़ेंगे। ओके, दिस इज द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीडियर। तो जो स्टेन लेगा वो ग्राम पॉजिटिव, जो स्टेन नहीं लेगा या छोड़ देगा दे आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नाउ ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस, माने दोनों में, इस किसी में ज्यादा थिक होगा, किसी में कम थिक होगा, कंपोजिशन का भी फर्क होता है। इट कुड बी ए लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर। क्यों? जैसे आप जानते हो कि सिंस ये एक्वेटिक होते हैं तो स्लाइम होने से उनको वाटर से बचाता है, while in others it may be thick and tough called capsule। समझ रहे हो? तो अगर हार्ड है तो उसको हम कैप्सूल बोलेंगे। एंड द सेल वॉल डिटरमिन्स द शेप, तो आप जानते हैं इसके बारे में। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर and interacts with the outside world। उसमें मीजोजोम्स होता है which is formed of extension। These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamella। Okay, so ये आपका हो गया। Now okay, उसके बाद they help in क्या, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, तो उसको हम लिख लेंगे वहां भी। So they help in cell wall formation, okay, डीएनए सो रेप्लिकेशन। हाँ बोलो। तो वो जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव वाला पार्ट वो समझा सकते हैं? हाँ वो हम पढ़ेंगे, अब हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं, पहले ये पढ़ लेंगे फिर हम लोग उसमें घुसेंगे। हमारा प्रोकैरियोट दो ठीक तीन है दिन सर। चलेगा। ओके, वी विल डिस्कस दैट स्टेप। फर्स्ट वी आर जस्ट सीइंग, एक्चुअली दिस इज व्हाट यू हैव टू डू बट यू डोंट डू ऑलवेज। एक बार एनसीईआरटी पहले पढ़ लो, फिर जो भी बुक पढ़ो, फिर एंड में एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, तो आपका एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगा। तो नीट का टेंशन दूर, अब आपको जितना पढ़ना है पढ़ो। ठीक है, सो दे आपका जो मीजोजोम है, दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेसेस टू इंक्रीज सरफेस एरिया एटसेट्रा। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, हमने देखा था देयर आर अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस, जिसको हम लोग क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को हायर करता है या हार्बर करता है। बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। If motile, they have thin extensions from their cell wall called flagella।
ओके, नाउ बैक्टीरिया शो माने इसमें वेरिएशन इन नंबर एज वेल एज अरेंजमेंट. बैक्टीरियम फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स. फिलामेंट जो दिखता है, हुक जो आपके एनवलप में होता है, एंड बेसल बॉडी जो साइटोप्लाज्म साइड में मिलेगा. द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस. Besides flagella, pili and fimbriae are also surface structures of the bacteria, but do not play a role in motility. Okay, so pili are made up of special protein, उसको pilin protein कहते हैं. ठीक है. Fimbriae are small hair-like fibers sprouting out of the cell. Okay, in bacteria they are known to help in attachment. ओके तो फिम्ब्रिया क्या करता है, वो अटैचमेंट में मदद करता है. ओके चलिए, उसके बाद जो राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन्स, हमें मालूम है दैट इसमें छोटे राइबोसोम्स होते हैं 50-30 विच मेक 70s राइबोसोम्स. ठीक है, एंड दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. इतना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ समराइज कर रहा हूं. नाउ सिंस इकोनॉमी हम लोग करेंगे क्योंकि बैक्टीरिया के पास ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, तो वो क्या करता है, वो पॉलीजोम कंसेप्ट को माने हेल्प यूज करता है. सिंगल आरएनए एंड मेनी राइबोसोम्स. तो एक ही एमआरएनए को बहुत सारे राइबोसोम्स ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाते हैं. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलीजोम्स. तो देखिए, अगर आपको 100 प्रोटीन चाहिए तो आप 100 एमआरएनए प्लस 100 राइबोसोम यूज कर सकते हो, या 100 एक 1 एमआरएनए एंड 100 राइबोसोम यूज कर सकते हो. बात बराबर है. ठीक है. नेक्स्ट इज इंक्लूजन्स. तो रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द प्रोकैरियोट्स एज इंक्लूजन बॉडीज, है ना. दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम. इसमें फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियल ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स आर देयर. ओके, तो गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल. ये सब अलग अलग बैक्टीरिया में मिलेगा आपका. ओके, तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स किस में मिलेगा, ओके जो साइनोफाइसियल ग्रैन्यूल आपको मिलेगा ब्लू ग्रीन एल्गी. ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स आपको मिलेगा जो किसमें, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो लोग स्टोर करेंगे. एंड आपका जो गैस वैक्यूल्स है वो क्या करता है, बॉयंसी पर देता है. मोर डिटेल्स अब हम लोग पढ़ेंगे. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी, एंड आई एम श्योर इतना हम अपने पोर्टेबल से जानते हैं. सो अब हम लोग चले जाएंगे अपने राइटिंग बोर्ड पे. नाउ वी विल स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, सो अब हम लोग डिटेल्स में उसके जाएंगे. सो द हेडिंग इज प्रोकैरियोटिक. ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स. ओके, नाउ दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल्स. तो दिस इज द केस. तो अब ये हमारा जेसीआरटी अकाउंट है. तो नाउ एज उसका हम डेरिवेशन एक बार लिख लेंगे. तो ऑलवेज रिमेंबर डेरिवेशन ऑफ नेम को हम स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करते हैं. तो इन ग्रीक लैंग्वेज, ओके, प्रो मतलब फर्स्ट, या प्लस कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस. ओके, तो पहला न्यूक्लियस. ओके, जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटॉस प्लस फर्स्ट, तो इसको फर्स्ट कह सकते हो या प्रिमिटिव कह सकते हो या नॉट डिफाइंड भी कह सकते हो. तो इसीलिए दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट,
this is the concept of the derivation of name. So how this name was derived. Okay, चलिए तो बट प्लीज डोंट थिंक दैट वो ये अनडिफाइंड न्यूक्लियस क्यों कहते हैं, तो वो हम अच्छे से जानते हैं। तो इसको अनडिफाइंड करने का मेन कारण क्या है, क्योंकि उसमें आपका क्या, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ओके, साइजेस वेरी करेगा, सब कुछ वेरी करेगा, प्लस जो डीएनए है, जो न्यूक्लियस है, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो सिंस उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, a lot of people have a tendency to call it what, incipient nucleus, है कि नहीं, या जो नॉट डिफाइंड न्यूक्लियस। चलिए, सो अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ऑफ मम्मी ऑफ कर देती, ऑन कर। चलिए, तो इसीलिए जो सबसे पहली बार कहाँ रिपोर्ट किया था प्रोटिस्टा, बिकॉज हम लोग को इस तरह से पढ़ना है जिससे इवोल्यूशन इवोल्यूशन में भी ये हमें मदद करे। ठीक है, सो माइक्रोफॉसिल्स इंडिकेट दैट द फर्स्ट सेल्स वर प्रोबेबली प्रोकैरियोटिक। ओके, रॉक्स older than 3 billion years are rarely unchanged by geological action over time. Okay, two main formations of 3.5 to 3.8 billion year rocks have been found that are mostly intact. The दो है, the Capval Craton in South Africa and the Pilbara Craton in Western Australia. So what is a craton? A craton is a rock layer of undisturbed continental crust. समझे कि नहीं? तो ये जो फॉसिल टर्म्स में जब हम लोग पहली पहली बार देखे थे, ओके, फॉसिल्स, सो वो इंडिकेट करता है कि प्रोबेबली द फर्स्ट सेल्स वेर प्रोकैरियोटिक। ठीक है, चलिए, सो उसी तरह से आई विल शो यू द फोटोग्राफ। तो आप देख रहे हो, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज बेसिकली ए स्ट्रोमेटोलाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रोमेटोलाइट्स। ये जो देख रहे हो पत्थर जैसा, तो ये एक्चुअली स्टोन्स नहीं है, दीज आर मैट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स दैट ट्रैप मिनरल डिपॉजिट्स एंड फॉर्म ए कैरेक्टरिस्टिक डूम शेप स्ट्रक्चर। तो देख रहे हो कि नहीं, ये एक्चुअली बैक्टीरिया है जिसने काफी सारा मिनरल एक्यूमुलेट किया हुआ है एंड बड़ा बड़ा पत्थर जैसा दिख रहा है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, नाउ अगर हम लोग ऐसे अलग अलग जगह देखे नेचर में, तो यू विल फाइंड ब्यूटिफुल एविडेंसेस, ओके, आपका ऑर्गेनिजम्स का। एंड जो आप लोग बाहर बाहर घूमने भी जाते हो, तो यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ दीज, देर आर लॉट ऑफ ओशंस या देर आर लॉट ऑफ लेक्स विच आर पिंकिश इन कलर, विच आर ब्लूइश डीप लाइट ब्राउन, इस तरह से अलग अलग कलर के जो हैं। तो क्यों इनका कलर वेरी करता है? बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल फ्लोरा, है कि नहीं? तो कौन सा माइक्रोबियल फ्लोरा है वो आपका डिसाइड करता है। अंडरस्टूड? नाउ ओके, now structures have been found in each of these formations and others that are interpreted to be biological in origin, although this interpretation has been controversial। क्योंकि ना साइंस में प्रूव करना पड़ता है,
The accumulation of evidence over time favors these structures as being true fossil cells. नहीं तो क्या है, लोग झूठा झूठा चीज बना के दिखा देते हैं. ओके ओके, ये ट्रू फॉसिल सेल्स हैं. नाउ माइक्रोफॉसिल्स, तो छोटे फॉसिल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोफॉसिल्स. तो माइक्रोफॉसिल्स आर फॉसिलाइज्ड फॉर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ. Many microfossils are small, okay, ये काफी छोटे होते हैं, and appear to be single cell. देखिए ऊपर बोले कि नहीं उसमें, lack external appendages and have little evidence of internal structure. इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, बाहर से ही वो फॉर्म दिख रहा होगा. तुम्हें दिखेगा कि ये छोटे छोटे पत्थर हैं या छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, but they are actually the fossil forms of prokaryotes. So these are called microfossils. ठीक है, तो जो मैंने आपको दिखाया वो काफी बड़े हैं. ओके, उसके ऊपर आप आराम से बैठ सकते हो. तो दे आर कॉल्ड स्ट्रोमेटोलाइट्स. ओके, इस तरह से आपको अलग अलग तरीके के फॉसिल्स मिलेंगे इन द वर्ल्ड. नाउ दे आर मास्टर्स ऑफ एडेप्टेशन, है कि नहीं? तो अगर आप देखोगे तो दे आर मास्टर्स ऑफ एडेप्टेशन. ओके, मास्टर्स ऑफ एडेप्टेशन. तो एट सर्टेन टाइम्स ऑफ ईयर द लगूना सलादा दे टोरेविया इन स्पेन, ये एक सॉल्टी लगून है. ओके, ये एक जगह का नाम है, लगूना सलादा दे टोरेविया, और इसका मीनिंग है सॉल्टी लगून. नाउ दिस अपीयर्स पिंक, a sign of water many times saltier than sea water. Yet, despite these harsh conditions, ये कलर किसके लिए है? It is not by minerals or other living non-living sources, but by living things. तो कौन से लिविंग थिंग्स है बताइए? They are archibacteria. Okay, so they are actually living. ये आपको लग रहा है जैसे कोई नॉन लिविंग आर्किटेक्चर है? नो, ये नॉन लिविंग आर्किटेक्चर नहीं है, ये सब बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं. ओके, तो फिर ये पिंक क्यों दिखते हैं? What organisms can live in inhospitable conditions and how they do it? माने ऐसे जगह होंगे जहां लाइफ का सपना भी किसी ने नहीं देखा होगा. ओके, लाइक एसिडिक बेड, हॉट वाटर गीजर्स, 110-120 डिग्री में पानी उबल रहा होगा, फिर भी वहां लाइफ है. सो ये क्यों है? बैक्टीरिया, स्पेशली आर्कीबैक्टीरिया टाइप, है कि नहीं? नाउ the pink color in the Laguna Salada comes from trillions of prokaryotes in the domains of archaea and bacteria, okay, including the genus Halobacterium. तो जो Halobacterium है वो उसमें इतने सारे हैं. What are Halobacterium? Can you tell? तो what are halophytes? Halophytes हम लोग किसको बोलते हैं? जो salty yes, जो yes, bacteria yes. Those organisms living in very salty environments. Okay, तो ये जो लगुना सलादा दे टोरेविया है इन स्पेन, ये बियॉन्ड रेंज का सॉल्टी है. तो ये सॉल्ट किसी नॉन लिविंग और थिंग्स के लिए नहीं है, ये सॉल्ट है बिकॉज ऑफ हेलोबैक्टीरियम जैसे आर्किया एंड अदर बैक्टीरिया. So these archaea have red membrane pigments, some of which capture light that is used to drive ATP synthesis. ठीक है, तो इसका रंग लाल क्यों है? इसका रंग इसीलिए लाल है क्योंकि उसमें आपका क्या है?
उसमें आपका जो मैंने द सेल मेम्ब्रेन इज रेडिश इन कलर। तो आपको दिखा रहा हूं मैं फोटो, तो यू कैन सी दिस। सर हाँ बोलो। सर समीक्षा मैसेज कर रही है, उसको एंट्री नहीं मिल रहा है। तो अब मैं उसका कुछ कर नहीं सकता, देखता हूं मैं। तो देख रहे हो, यू सी दिस रेड कलर, पिंकिश कलर। तो ये जो पिंकिश कलर है, दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द लेक, दैट इज द लगुना सलादा। देख रहे हो, सो ये वही लेक है। तो जस्ट इन ऑर्डर टू शो यू आई एम सेइंग। चलिए, सो अब सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ ये जो हेलोबैक्टीरियम स्पीशीज है, ओके, दे आर द मोस्ट वन अमंग्स द मोस्ट टॉलरेंट ऑर्गेनिजम्स, है कि नहीं। तो जो आपका हेलोबैक्टीरियम स्पीशीज है, तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं इसके बारे में। Yeah, we'll go to the next page. Now, Halobacterium species, है कि नहीं। तो Halobacterium species are among the most salt-tolerant organisms on Earth, है कि नहीं। तो most salt-tolerant organisms on Earth, they thrive in salinities that dehydrate and kill other cells. Okay, a halobacterium cell compensates for water lost through osmosis by pumping potassium ions into the cell until the ionic concentration matches। भाई ये तो आपको पता ही है कि अगर आप सलाइन कंडीशंस में रहोगे तो क्या होगा, एक्सऑस्मोसिस होगा, है कि नहीं। तो लॉस्ट थ्रू आप यहां लिख सकते हो एक्स ऑस्मोसिस। तो जब आपका सॉल्ट में रहोगे तो बहुत सारा पानी क्या होगा, आपका बाहर चला जाएगा। तो जब बहुत सारा पानी बाहर चला जाएगा तो एंड अगेन ये पैसिव मूवमेंट है। तो पैसिव मूवमेंट का मतलब क्या है कि इसको हम लोग सिर्फ कंसंट्रेशन के माध्यम से रोक सकते हैं। तो इसलिए हाउ डू वी बैलेंस इट, पोटेशियम आयंस को हम सेल के अंदर भेज देते हैं। तो जब आप पोटेशियम आयंस को सेल के अंदर भेज दोगे तो क्या होगा बताइए, व्हाट विल हैपन, हाउ इट विल बैलेंस। तो वो स्केसियल फॉर्म कर लेगा, है कि नहीं। तो इट विल बाइंड टू ए लॉट ऑफ क्लोराइड। तो उससे क्या होगा, तो आपका अंदर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो जब अंदर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपका वाटर निकलना कम हो जाएगा। ओके, बिकॉज कंसंट्रेशन इनसाइड विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन आउटसाइड। समझ में आया आप, इसलिए आपका वाटर लॉस नहीं होगा। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं। नाउ Sir, हाँ बोलो। energy will be needed for pumping potassium ions, ना? कौन सा, देखो Potassium ions को पंपिंग को अगर हम लोग बोल रहे हैं तो पंपिंग का मतलब ही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, समझे कि नहीं। तो ये आपका मजबूरी है, इसलिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, दिक्कत क्या है, समझे कि नहीं। सो बिकॉज अदरवाइज मर जाओ, समझे कि नहीं। तो इफ यू डोंट पंप पोटेशियम यू विल डाई। सो इसीलिए अगेन व्हाई वी आर यूजिंग एटीपी, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। पोटेशियम कहाँ ज्यादा होता है, अंदर ना बाहर। बाहर। हाँ, वेरी गुड। देख रहे हो, जब जे से नहीं पढ़ते हो ढंग से तो कितना बढ़िया बढ़िया बात आप बोलते हो। जब मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझा रहा था तो आपको मैंने क्या समझाया था कि सेल के अंदर हर समय पोटेशियम ज्यादा होता है एंड बाहर सोडियम ज्यादा होता है, अंडरस्टैंड। तो ऑलवेज पोटेशियम इज वेरी वेरी हाई इनसाइड, बट फिर भी आप बाहर से लाओगे तो कौन सा ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, एक्टिव। समझ में आया। तो इसलिए ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी हम पंप टर्म यूज कर रहे हैं इसका मतलब वहां कौन है, उसका मतलब वहां जो आपका एटीपी या
किसी अदर तरीके से एनर्जी जरूर यूज हो रहा है. इट मे नॉट बी एटीपी, बट इन सम और द अदर फॉर्म्स एनर्जी विल बी यूज्ड. अदरवाइज लो टू हाई ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता. अंडरस्टूड? चलिए, सो इसीलिए हाउ हेलोबैक्टीरियम सर्वाइव्स इन सच सॉल्टी कंडीशंस, तो वो एक्टिवली पोटेशियम को अंदर पंप करता है. उससे क्या होता है? कंसंट्रेशन इनसाइड इज कंसंट्रेशन आउटसाइड. इसलिए मैं आपको क्या बोला था कि मेरे रंग में रंगने वाली. तो जब मेरे रंग में रंगने वाली है उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मो कॉन्फर्मर्स. तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अंदर का कंसंट्रेशन बाहर के इक्वल कर देते हैं. तो जब अंदर का बाहर के इक्वल हो जाएगा, अपने आप पानी ना जाएगा ना आएगा. कोई शक? No, sir. चलिए, सो अब आगे उसी तरह से और भी खतरनाक ऑर्गेनिजम्स हैं. आप सोचिए और आनंद लीजिए, because these things you will never read in non-JJ's classes. इसीलिए sometimes आपको सीरियस होना काफी जरूरी होता है, अदरवाइज ये बोरिंग लगेगा. So like Halobacterium, many other prokaryotes can tolerate extreme conditions. Example include Deinococcus radiodurans, which can survive 3 million rads of radiation. That is 3000 times fatal dose to human. समझ रहे हो? तो जहां रेडिएशन लेवल, एक्चुअली ये सब कहाँ मिला था मालूम है उन लोगों को? ये जो जापान में जहाँ बॉम्ब, इफ यू हैव सीन दिस गॉडजिला फिल्म देखे थे कि नहीं? Yes, sir. तो गॉडजिला में वो कहाँ बने उस अंडे देने जाता है? तो जहां रेडिएशन ज्यादा होता है. उस तरह से ये लोग भी कहाँ मिलते हैं? जहां ज्यादा रेडिएशंस होगा. सो डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस एक खतरनाक बैक्टीरिया है. वो 3 मिलियन रैड्स में बल्ले बल्ले करता है. 3000 टाइम्स फैटल टू ह्यूमंस. Picrophilus oshime, which can grow at pH 0.03, acidic enough to dissolve metal. देख रहे हो? तो देखो कितना खतरनाक चीजें हैं. ओके, तो इसको मैं अलग पॉइंट बना देता हूं. तो Picrophilus oshime can grow at pH 80 की. Other prokaryotes live in environment that are too cold. तो too cold को हम लोग क्या कहते हैं? क्रायोफिलिक या साइक्रोफिलिक. ओके. और too hot उसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोफिलिक फॉर मोस्ट ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. And some have even been found living in rocks 3.2 kilometer below Earth's surface. Imagine, माने जो अर्थ का जो क्रस्ट है, जो सरफेस है, उसके 3.2 किलोमीटर अंदर भी कुछ बैक्टीरिया मिल जाते हैं. So देख रहे हो? And basically all of them, they will be included in which category? Archaebacteria. ओके. सो ये आपके खूबसूरत वर्ल्ड ऑफ प्रोकैरियोट्स है. ठीक है जी. तो दिस इज द कंसेप्ट. इंडीड द नंबर ऑफ प्रोकैरियोट्स इन ए हैंडफुल ऑफ फर्टाइल सॉइल, माने वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है. आपके दांत में, अगर आपका दांत लो, अभी आपने खाना वाना खा लिया, यू टेक ए टूथपिक एंड स्क्रैप योर टीथ एंड सी इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. तो जितने बैक्टीरिया आपके एक स्क्रैप में होगा, टूथपिक स्क्रैप में, उसका नंबर वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन से भी ज्यादा है. समझे? इट इज मोर देन द टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड. तो प्रोकैरियोटिक स्पीशीज आर आल्सो वेरी वेल अडेप्टेड टू नॉर्मल हैबिटेट्स.
okay, which most other species are found. Their ability to adapt to a broad range of habitats helps explain why prokaryotes are the most abundant organisms, है कि नहीं, on Earth. Okay, indeed, the number of prokaryotes in a handful of fertile soil is greater than the number of people who ever lived. समझ रहे हो? माने आज तक, not only today's population, आज तक जितने लोग आए हैं उससे भी ज्यादा एक मुट्ठी भर मिट्टी में बैक्टीरिया होता है. As previously mentioned, the prokaryotes include bacteria and archaea, which are fully functioning cells. तो ये कोई माने कॉम्प्रोमाइजिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये पूरा नॉर्मल सेल जैसा काम करता है. Because they are microscopic, the prokaryotes were not discovered until Anton von Leeuwenhoek, okay, मैंने first described them. तो आपको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लीवेनहॉक अलग अलग तरह का माइक्रोस्कोप बना के वो छोटे छोटे चीजों को देखने की कोशिश किया करते थे. एंड इस दौरान उन्होंने बैक्टीरिया फैक्टीरिया भी देख लिया. ओके, नाउ लीवेनहॉक एंड अदर्स ने उनको क्या बोला? सो व्हाट दे कॉल्ड देम? Leeuwenhoek and others after him believed that the little animals that he observed could arise spontaneously from inanimate matter. देखो, ये बहुत बड़ा टर्म है. अब आप खुद सोचो, इन्होंने पूरा इवोल्यूशन का वाट लगा दिया. एंटन वॉन लीवेनहॉक माने किस जमाने के आदमी हैं जो उन्होंने कह दिया वो पूरा बम जैसा दुनिया पे गिरा. क्यों? क्योंकि पहले लोग क्या बिलीव करते थे? ओमनिस विवो, एक्स ओवो और विवो. कैन यू एक्सप्लेन? ओमनिस विवो, एक्स ओवो और विवो. बताइए, anybody can explain this term? जल्दी जल्दी बोलो, टाइम खोटी मत करो. Nobody knows this term. यहाँ पर ऑलरेडी हमें सेल थ्योरी डिस्कस कर लेनी. आप लोग घर में कुछ होमवर्क नहीं करते हो. I don't know what you are doing, going to 1000 institutes and coming out 0. बताइए, omnis vivo माने कौन? All life. सर माने लिविंग भी जनरेट हो. Yes. So all living organisms will come out from pre-existing egg और pre-existing man. देखो, जब आप कोई बायोलॉजी, कोई नॉन बायोलॉजी वाला टीचर आपको पढ़ाएगा ना, तो जनरली वो लोग बायोलॉजी की खिल्ली उड़ाते हैं. तो वो लोग आपको एक तो बकवास सा क्वेश्चन देंगे, अंडा पहले आया ना मुर्गी? तो बताइए, हु केम फर्स्ट, द एग और द चिकन? जल्दी जल्दी, इतना टाइम वेस्ट नहीं करो, इतना टाइम नहीं होता है. तो एक्चुअली इट इज द चिकन. तो आप बोलोगे सर चिकन कैसे आया? वो तो अंडे से आएगा. नो, चिकन इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स. वो कहां से आए? एम्फीबियंस. वो कहां से आए? फिशेस. वो कहां से आए? डा 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 प्रोकैरियोट्स. वो कहां से आए? तो जब प्रोकैरियोट्स पे एक बात आके अटका, तो प्रोकैरियोट के पहले तो कोई लाइफ नहीं था. सो देन अगेन ओपरिन एंड हाल्डेन ने क्या बोला? दैट लाइफ हैज टू कम फ्रॉम ए बायोजेनिक ओरिजिन. ओके, तो इसीलिए ओपरिन एंड हाल्डेन थ्योरी को हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय ए बायोजेनेसिस. तो देखिए, ये कितना देर जाके प्रूव हुआ, बट इसका इंडिकेशन किसने दे दिया था? लीवेनहॉक.
तो उन्होंने क्या कहा कि दे कुड अराइज फ्रॉम इनएनिमेट मैटर. ओके, so this is a beautiful statement proposed by a big man in the field of cell. चलिए, so इसीलिए जितना आप सीरियस होंगे इधर उतना आप एंजॉय करेंगे. नाउ फॉर अबाउट 200 years साइंटिस्ट ऐसे ही उसके पीछे पीछे पड़ गए, बट फिर लुइस पास्चर एंड ऑल ने बायोजेनेसिस को प्रूव किया. लुइस पास्चर, स्पेलेंजेनी, रेडी, ओके एंड सो ऑन. तो ये आपका जो स्टोरीज है. चलिए, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स. कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, फिर आगे चलेंगे. चलिए, सो द नेक्स्ट अब हम लोग डिटेलिंग, जनरल डिटेलिंग पे चले जाएंगे. सो प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रो मीन्स फर्स्ट या बिफोर, कैरियन माने न्यूक्लियस. तो प्रोकैरियोटिक सेल इज द प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ सेल in which the DNA is naked and not organized to form a nucleus. Okay, these occur in bacteria, archaebacteria, cyanobacteria, mycoplasma. mycoplasma को हम लोग PPLO भी कहते हैं, प्लूरो, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, स्पाइरोकीट्स, रिकेट्सिए एटसेट्रा. ओके, तो ये सारे बेसिकली आपके प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल्स हो गए. जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और भी बहुत सारे नाम हमारे टाइम में आएंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है साइज. तो जनरली प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो यूकैरियोट्स से छोटे होते हैं. ओके, तो साइज, तो प्रोकैरियोट्स आर अमंग द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स. Most prokaryotes range from 0.5 to 2 μ in diameter. For comparison, a human red blood